हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। आज मैं आपको बताने वाला हूं, हम जो वीडियोस बनाते हैं वो आपकी पढ़ाई को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए बनाते हैं। यदि आपको भी कोई से क्वेश्चन में समस्या आती है तो आप कमेंट करके उसका टॉपिक हमें बता सकते हैं और अगले वीडियो में हम उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक बच्चे ने हमें अभी बताया था कमेंट करके, उन्हें व्हीट स्टोन सेतु में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है करने में। तो आज मैं व्हीट स्टोन सेतु के बारे में बताने वाला हूँ कि व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है, इसे किस तरीके से प्रयोग में लाते हैं और कहाँ प्रयोग करते हो, इसका व्यंजक क्या होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं हमारा व्हीट स्टोन सेतु का। देखिए, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम भी इसमें थोड़ा सा बच्चों को बनाने में टफ लगता है। तो डायग्राम कैसे बनाते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या करिएगा, डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम 4 बिंदु ले लेंगे। और 4 बिंदु कैसे लेंगे, बिल्कुल बराबर दूरी पे। ये वाले एक सीध में लेना है और ये वाले एक सीध में लेना है। फिर डायग्राम जब बनाओ तो कोशिश करना है पेंसिल से बनाएं, क्योंकि हमें अभी मिटाना भी पड़ेगा वापिस। देखिए, इस तरीके से अपन एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। तो समांतर चतुर्भुज अपन ने एक क्रिएट कर लिया यहाँ पे। अब इस समांतर चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं, इन चारों में अपन जोड़ेंगे यहाँ पे प्रतिरोध। मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा इसका पूरा व्यंजक और कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, पूरी बात बताऊंगा। वीडियो को आप अंत तक देखें। सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाना सीख लेते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, चारों भुजाओं में 4 प्रतिरोध जोड़ दिए। मैं आपको बहुत ही ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा, आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो आज अपन ने क्या करा है, सबसे पहले 4 भुजाएं ली समांतर चतुर्भुज की और चारों में प्रतिरोधों को जोड़ दिया। अब अपन एबीसीडी कैसे लिखते हैं, ए बी सी डी इस टाइप से लिखते हैं। तो ऐसे इनको नाम देंगे। इसको दे दिया पी क्यू आर एस। बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, वहां पे जब लिखने लगते हैं तो पी क्यू आर एस ऐसे करने लग जाते हैं। फिर वहां पे थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है कि ये सर उल्टा हो गया। तो हमें याद रखना है, एबीसीडी ऐसे लिखते हैं तो अपन इसे पी क्यू आर एस ऐसे लिखेंगे। अब हम सर काउंटिंग कैसे करते हैं, अपन 1 2 3 4 गिनती ऐसे में लिखते हैं, ठीक है। तो गिनती में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें धारा प्रवाहित होगी तो गिनती का भी बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे 4 पॉइंट है हमारे, इन चारों को नाम दे देंगे अपन ए बी सी और डी, ठीक है। ये अपन ने 4 नाम दे दिए। अब इसमें 2 विकर्ण है, एक विकर्ण ये वाला है और एक विकर्ण ये वाला। तो ये वाला जो विकर्ण है इसे मैं थोड़ा सा बाहर से बना रहा हूं, देखिए जरा। ये मैंने एक विकर्ण है अपना, जो ये अंदर जा रहा था मैंने उसे बाहर से बना दिया। तो इस जो पहला विकर्ण है इसमें तो अपन जोड़ देंगे एक यहाँ पे सेल और एक जोड़ देंगे कुंजी। ये अपना हो गया पहला विकर्ण, जो ये अंदर से ऐसे में जा रहा था। उसमें अपन ने क्या जोड़ दिया, एक तो सेल जोड़ दिया और एक कुंजी K1 जोड़ दी, ठीक है। इसके 2 सिरे, ठीक। और जो ये दूसरा विकर्ण है, इस दूसरे विकर्ण में अपन ने जोड़ दी एक तो धारा मापी। देखो ये हमारा दूसरा विकर्ण है। इस दूसरे विकर्ण में एक अपन ने यहां पे जोड़ दी है धारा मापी, इंग्लिश में बोलते हैं अपन गैल्वेनोमीटर, ठीक है। एक धारा मापी जोड़ दी और एक यहां पे जोड़ देंगे कुंजी। ये जोड़ दी अपन ने कुंजी K2। एक यहाँ पे K1 जुड़ी हुई है, एक यहाँ पे K2 जुड़ी हुई। धारा मापी को अपन दर्शाते हैं G से, ठीक है। तो P Q R S धारा मापी G, सेल C और कुंजी इधर K1 हो गई, कुंजी इधर हमारी ये K2 हो गई। तो ये अब यहां से जब धारा बह के जाएगी आई तो ये यहाँ पे टूट जाएगी। देखो ये इधर गई, यहां से धारा यहाँ पे भी आएगी, कुछ ऊपर से इसमें से नीचे भी आ जाएगी, कुछ धारा यहाँ पे भी जाएगी इधर, और यहां से वापस होके ये सारी कुल मिला के वापस इधर रिटर्न हो जाएगी। तो अब ये जो धारा है उनको नाम कैसे देंगे, तो ये वाली जो धारा है वो हो गई हमारी I1, ये वाली जो धारा है वो हो जाएगी I2, ये वाली जो धारा है वो I3 और ये वाली धारा हो गई हमारी I4, ठीक है। I1 I2 I3 I4। मैंने बोला काउंटिंग कैसे लिखते हैं, इस तरीके से 1 2 3 4, ठीक है। और एबीसीडी कैसे लिखते हैं अपन, PQRS, PQ फिर RS, ठीक। और 1 2 3 4 ये अपोजिट में लेने हैं आपको, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था व्हीट स्टोन, ठीक है, उनका नाम था व्हीट स्टोन। तो प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण किया था। इसके माध्यम से क्या करते हैं अपन, जैसे हमारे 4 प्रतिरोध है तो उन 4 में से एक जो है वो अज्ञात है, बाकी 3 क्या है हमारे प्रतिरोध ज्ञात है। तो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण किया था और इस व्यवस्था में बताया था हमने कि संतुलन की स्थिति में
दो संगत प्रतिरोधों, अब ये देखो ये दो संगत प्रतिरोध है, तो दो संगत प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है वो अन्य दो संगत प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। फिर से सुनिए, संतुलन की स्थिति में दो संगत प्रतिरोधों के अनुपात अन्य दो संगत प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होते, ये बताया था व्हीटस्टोन ने, प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने। तो अब इसका अपन व्यंजक करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें अपने को जरा ध्यान से देखिए, यहां पे अपन यूज करने वाले किरचॉफ के दोनों नियम। तो इसके पहले जो है वो आप किरचॉफ के नियम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बाकी मैं तो आपको यहाँ पे समझाऊंगा ही, ठीक। तो सबसे पहले देखिए, जो भी अपने डायग्राम में बनाया सबसे पहले उसके बारे में अपन लिखेंगे। माना PQRS चार प्रतिरोध हैं। PQRS क्या हमारे चार प्रतिरोध है, जिनको समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं में जोड़ा गया है। समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं में जोड़ा गया है। प्रतिरोध S, जो हमारा प्रतिरोध है वो जो S है, ये जो हमारा प्रतिरोध S है, प्रतिरोध S अज्ञात है। जो हमारा ये प्रतिरोध S है ये क्या है, हमारा अज्ञात, इसे ही हम अपने यहां पे ज्ञात करने वाले हैं। अब जो समांतर चतुर्भुज की चार दो विकर्ण है, उनमें से एक में क्या जोड़ दिया, एक सेल और कुंजी K1 जोड़ते हैं। एक विकर्ण में सेल C तथा कुंजी K1 जोड़ते हैं, तथा दूसरे विकर्ण में एक तो धारामापी जोड़ते हैं, धारामापी को अपन G से दर्शाते हैं, धारामापी G तथा कुंजी K2 जोड़ते हैं, ठीक है। माना PQRS चार प्रतिरोध हैं, जिनको समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं में जोड़ा गया है। प्रतिरोध S जो है वो अज्ञात है। एक विकर्ण में सेल C तथा कुंजी K1 जोड़ते हैं, तथा दूसरे विकर्ण में धारामापी G तथा कुंजी K2 जोड़ते हैं। अब अपन लगाने वाले देखो किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का पहला नियम ये होता है कि किसी भी परिपथ के किसी बिंदु पर आने वाली तथा जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो अपन यहाँ पे किरचॉफ का नियम लगाने वाले, पहला वाला एक तो बिंदु B पर और एक बिंदु D पर आमने सामने। देखिए बहुत ही सिंपल बताने वाला हूं मैं, जरा ध्यान से देखिएगा। बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, ठीक है, बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। तो बिंदु B पर जरा देखिए कौन कौन सी धाराएं आ रही है और कौन कौन सी धाराएं जा रही है। तो सबसे पहले तो देखो B पे कौन कौन सी आ रही है और जा रही है। एक देखो I1 आ रही है, I3 जा रही है, और देखो ये जो धारामापी में धारा जा रही है इसे अपन नाम दे देंगे IG, ठीक है। तो IG जा रही है, तो यहां पे तीन धाराएं हैं, I1, I2 और I3, ठीक है। तो जो आ रही है वो अपन लेंगे प्लस में, और जो जा रही है वो अपन लेंगे माइनस में। ये ले लिया अपन ने तीनों धाराएं, ठीक है। अब इनका बीजगणितीय क्या करना है, योग करना है। योग मतलब इन तीनों को जोड़ देंगे। तो इनका तीनों का जो बीजगणितीय योग है वो कितना होता है, शून्य होता है। ये अपन ने लिख दिया। लेकिन जरा ध्यान से देख, अब देखो I2 नहीं, एक तो I1 आ रही है और एक IG जा रही है, तो IG को ऐसे लिख दिया। अब ये प्लस माइनस का आपस में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा देखो I1 माइनस IG माइनस I3 बराबर 0। लेकिन संतुलन की स्थिति में संतुलन की जो स्थिति होती है उसमें जो IG है इसका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अभी मैं बताऊंगा संतुलन की स्थिति क्या होती है। तो ये जो IG इसका मान 0 कर दो तो बचेगा कितना हमारे पास, I1 माइनस I3 बराबर 0। इस I3 को उधर ले जाओ,
तो क्या जाएगा हमारा I1 बराबर हो जाएगा किसके, I3 के, ये माइनस I3 बराबर उधर जाके प्लस का होगा, इसलिए दिया अपन ने इक्वेशन नंबर ए नाम। अब यही का यही ऐसे कैसे अपन लगाने वाले बिंदु डी पर। किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे बिंदु डी पे। तो बिंदु डी पे देखो कौन कौन सी आ रही है और कौन कौन सी आ रही है। देखो एक तो I2 आ रही है, ये लिख दिया अपन ने I2, और एक I4 जा रही है, ये लिख दिया अपन ने I4, और एक IG ऊपर से आ रही है बिंदु डी पे, तो ये लिख दिया अपन ने IG। ठीक है, अब जो आ रही है उसे तो लिखेंगे प्लस की, और जो जा रही है उसे लिखेंगे माइनस की। देखो IG आ रही थी तो उसे भी अपन ने प्लस की लिख दी। अब इनका सबका योग जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो। इन सबका योग कर दिया अपन ने जीरो। ये अपना किरचॉफ का पहला नियम है, जितनी भी आ रही है और जा रही है समस्त का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये किरचॉफ के पहले नियम में अपन ने पढ़ा। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस जो है क्या हो जाएंगे, I2 माइनस I4, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, और ये तो प्लस रहेगा, IG बराबर जीरो। लेकिन अभी अपन ने थोड़ी देर पहले भी लिखा है, लेकिन संतुलन की स्थिति में जो IG है वो कितना हो जाएगा, जीरो। तो IG को हटा दो यहां से, इसका मान जीरो है, तो बचेगा क्या हमारे पास, I2 माइनस I4 बराबर जीरो। इस I4 को उधर ले चलो तो I2 किसके बराबर हो जाएगा हमारा, I4 के बराबर हो जाएगा। ये बन गई क्वेश्चन नंबर अपनी बी। ठीक है, अब क्या करने वाले अपन ने, बी पे पहला नियम लगाया, डी पे भी पहला नियम लगाया। अब ये जो यहाँ पे एक बंद जाल दिख रहा है, कौन सा, ABD, इसमें लगाएंगे अपन किरचॉफ का दूसरा नियम। तो बंद जाल ABD में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है वो हमेशा बंद जाल में लगता है। देखिए अब लगाने वाले हैं अपन बंद जाल ABD में किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो हमारा ये देखो बंद जाल कौन सा है, ABD। अब इस ABD में अपनी घड़ी जो है उसका क्रम आपको याद रखना, घड़ी इस तरीके से चलती है, ये हमारे घड़ी का क्रम होता है चलने का। ठीक है, तो यदि घड़ी के क्रम में ही हमारी धारा जो है वो चल रही है तो अपन प्लस की लेंगे, और यदि घड़ी के क्रम में नहीं चल रही है तो अपन काय की लेंगे, माइनस की लेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है वो होता है कि किसी बंद जाल में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले तो इस परिपथ में देखो, हमें वहां पे कुछ याद नहीं रखना, हमें तो सिर्फ क्या देखना है, किरचॉफ का द्वितीय नियम ABD में लगाना। तो इस परिपथ में कौन कौन सी धारा बह रही है वो देख लो। आप यहाँ पे देखो कौन कौन सी धारा बह रही है, एक तो I1 बह रही है, एक I2 बह रही है, और एक IG बह रही है। इस वाले परिपथ में एक है I1, एक है I2 और एक है IG। ठीक है, अब इनके साथ में जो प्रतिरोध जुड़े हैं उन्हें लिख दो। तो I1 के साथ में प्रतिरोध कौन है, P, I2 के साथ में प्रतिरोध कौन है, R, और IG के साथ में प्रतिरोध कौन है, G। ये लिख दिया अपन ने G। अब इनमें लगाना अपने को प्लस माइनस। तो जो धारा हमारे चक्र के क्रम में है, मतलब ऐसे की वैसी चल रही है, तो उसे लेंगे प्लस की, और जो विपरीत क्रम में आ रही है उसे लेंगे माइनस की। देखो क्या I1 ऊपर जा रही थी और हमारी घड़ी की दिशा भी ऐसी चलता है चक्र, तो ये लेंगे I1 जो है वो प्लस का। ठीक है, IG जो है वो नीचे आ रही है और हमारा जो चक्र का क्रम है वो भी नीचे है, तो ये भी लेंगे IG भी प्लस का। लेकिन ये देखो I2 नीचे आ रहा है और हमारे चक्र का क्रम इधर जा रहा है, तो ये लेंगे अपन माइनस का, विपरीत क्रम हो गया। इन सभी का जो योग है वो विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इस परिपथ में तो कोई विद्युत वाहक बल है ही नहीं, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे जीरो। अब लेकिन अब देखो यहाँ पे ये प्लस प्लस क्या हो जाएंगे प्लस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, तो क्या बन जाएगा I1P माइनस I2R प्लस IG इंटू G बराबर जीरो। लेकिन संतुलन की स्थिति में क्या होता है, लेकिन संतुलन की स्थिति में जो IG है उसका मान जीरो है। ठीक है, तो ये IG वाला पद जो है वो क्या बन जाएगा, पूरा जीरो, तो इसको हटा देते तो क्या बच जाएगा हमारे पास, I1P माइनस I2R बराबर जीरो। इस I2R को बराबर के उधर ले चलो तो इधर क्या बच जाएगा, I1P बराबर
I2R। ये इधर माइनस का था, बराबर के उधर जाके प्लस का, वही बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब जैसे कैसे अपन लगाएंगे इधर वाले परिपथ में, BCD में बंद जाल BCD में किरचॉफ के द्वितीय नियम से अब यहाँ पे बंद जाल BCD में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। तो सेम वैसे वैसे करेंगे। देख लो इसमें कौन कौन सी धारा बह रही है, एक तो I3 बह रही है, एक I4 बह रही है और एक IG। ये लिख दिया अपन ने, I3, I4 और IG। ठीक है, अब इनके संगत प्रतिरोध देखो, I3 के संगत कौन है, Q है, I4 के संगत कौन है, S है, और IG के संगत कौन है, ये G लिखा हुआ। ठीक है, अब इनमें प्लस माइनस लगाएंगे तो वही क्रम अपनाएंगे अपन। देखो I3 नीचे आ रही है और ये भी नीचे देखो चल रहा है चक्र हमारा, तो इसे क्या करेंगे प्लस का। I4 को देखो, I4 ऊपर जा रहा है, इधर जा रहा है उल्टा, और ये हमारा नीचे आता है, तो ये लेंगे अपन I4 माइनस का। और IG देखो इधर नीचे आ रहा है और ये हमारा चक्र जो है वो ऊपर जा रहा है ना, तो ये क्या लेंगे अपन माइनस का। ये भी विपरीत है। लेकिन अब इन सभी का जो योग है वो कितना होता है, विद्युत वाहक में उपस्थित, ये देखो यहाँ पे इस परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणित योग के, तो इस परिपथ में कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, तो क्या ले लेंगे 0। अब ये प्लस माइनस को सोल्व करेंगे तो I3Q माइनस I4S माइनस IgG बराबर 0। लेकिन संतुलन की स्थिति में Ig का मान क्या होता है, यहाँ लिख देंगे, लेकिन संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में Ig जो है वो होता है 0। तो ये वाला पद क्या बन जाएगा 0, तो इसको हटा दो तो क्या बच जाएगा I3Q माइनस I4S बराबर 0। इस I4S को बराबर के उधर ले जाओ, तो इधर क्या बचेगा I3Q बराबर I4S, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से अपन दे देंगे भाग। देखो आंसर ही आने वाला है, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, भाग दिया तो LHS में LHS से भाग देंगे, मतलब I1P में I3Q से भाग देंगे। I1P में भाग दिया अपन ने I3Q से, ठीक है, और I2R में बराबर I2R में अपन ने भाग दिया किससे, I4S से। ठीक, अब यहां देखो समीकरण A तथा B से। अब यहाँ समीकरण A तथा B में अपन ने देखा था कि A जो I1 है उसका मान कितना है, I3, मतलब I3 जो है वो I1 के बराबर है, और यहाँ समीकरण B में अपन ने देखा था कि जो I4 है वो I2 के बराबर है। तो यहाँ पे वो I4 की जगह I2 लिख देंगे और I3 की जगह अपन लिख देंगे I1। तो क्या बन जाएगा I1P बटे I3 किसके बराबर था समीकरण A में, I1 के, तो I1Q बराबर I2R बटे I4 किसके बराबर है, देखिए यहाँ समीकरण B में I4 किसके बराबर है, I2 के, यहाँ लिख दिया अपन ने I2S। I2 से I2 कैंसिल कर देंगे और I1 से I1 कैंसिल, तो बचेगा कितना P/Q बराबर R/S। यही हमारा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। व्हीटस्टोन सेतु ने क्या बोला था, फिर से देखिए जरा, कि दो संगत प्रतिरोधों का अनुपात, मतलब P और Q का अनुपात, दो संगत प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संगत प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अन्य दो संगत प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। संतुलन की स्थिति, अब ये संतुलन की स्थिति क्या होती है इसे समझिए। तो संतुलन की स्थिति किसे कहते हैं, देखो ये हमारा एक धारामापी है, ठीक है, और धारामापी में ये हमारा काटा होता है 0 पर, 1 2 3 4 5। जब इसमें धारा अपन प्रवाहित करते हैं तो कांटा इधर रह जाता है, ठीक है, जब अपन ने इसमें धारा प्रवाहित करी तो कांटा खिसक जाता है, लेकिन कुछ देर में ये वापस धीरे 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 कहां पे आ जाता है, 0 पे आ जाता है। तो जब 0 पे कांटा आ जाता है वापस, तो उसे बोलते हैं अपन संतुलन की स्थिति। बात पूरा रोलिंग बन जाता है, ठीक है, एकदम से आगे बढ़ता है फिर धीरे धीरे कंट्रोल में आता है, तो उस समय ये 0 पे जाएगा, उस स्थिति को बोलेंगे अपन संतुलन की स्थिति। तो संतुलन की स्थिति में ये जो धारा है इसका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। IG इस धारामापी में जो धारा जा रही है इसका मान 0 हो जाता है, उसे बोलते हैं अपन संतुलन की स्थिति। तो प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने बताया था कि संतुलन की स्थिति में दो संगत प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संगत प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा।
यदि आपको भी किसी प्रश्न में दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन को भी वीडियो के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। हमारे और इस क्लास की वीडियोस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करके उन लिंक के माध्यम से हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।